चलिए क्लास शुरू किया जाता है। गुड इवनिंग मैम। आपको हेडिंग क्या डालेंगे? आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो इनका जन्म 1861 ईस्वी जोड़ासांको कलकत्ता में हुआ था। और देखा जाए तो इन्होंने चित्रकला की शुरुआत अपने उम्र के 67वें साल में किया था। कहीं कहीं पर 67 मिलता है और बहुत सारी बुकों में 68 मिलता है। ठीक है, और नेट पर भी देखा जाए तो 67 भी मिलता है। तो इन्होंने अपने जो जीवन में कला की शुरुआत किया है, अपने उम्र के 67वें साल में कला की शुरुआत किया है। तो देखा जाए अगर कोई व्यक्ति जीवन में अपने किसी भी क्षेत्र में अगर जाना चाहता है तो उसका कोई उम्र नहीं होता है, वो कभी भी जा सकता है, बस उसके ऊपर निर्भर है कि वह कितना मेहनत कर सकता है। और उसके बाद देखा जाए तो रविन्द्रनाथ भारत के एक जाने माने कलाकार थे, इसलिए इन्हें विभिन्न उपाधियों से नवाजा गया था। जैसे कि इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय चित्रकार कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि आधुनिक भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय चित्रकार किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और उसके बाद हम बात करें, इन्हें भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि किस कलाकार को भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार कहा जाता है, तो आप बताएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। और इन्हें बाल कलाकार के रूप में भी कहा जाता है। इन्हें बाल कलाकार यानी इनकी कला को बच्चों की कला कहा है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, यानी इन्हें बाल कलाकार की भी उपाधि दिया गया। और इन्हें नाइटहुड की भी उपाधि दिया गया है। सन 1915 ईस्वी में इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि भी दिया गया है। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। ठीक है, और उसके बाद आगे हम बात करते हैं, इन्होंने अपने जीवन में कला के शुरुआत में सबसे पहले इन्होंने क्या किस चीज का प्रयोग किया है, तो प्रयोग की बात किया जाए तो जब इन्होंने कला बनाना यानी चित्र बनाना स्टार्ट किया था, तो ये सबसे पहले काली स्याही के माध्यम से, पेन के माध्यम से चित्रों को बनाते थे। ये अपने जीवन के शुरुआत में इसका प्रयोग किए हैं। और उसके बाद देखा जाए तो बाद में धीरे धीरे कभी कभी अंगुलियों के अपने हाथ के थंबनेल द्वारा भी स्याही को उठाकर चित्रों का निर्माण करते थे। रविन्द्रनाथ को देखा जाए तो आप सभी लोग म्यूट कर लीजिए, कुछ लोग बता रहे हैं फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है, सब पर म्यूट है। और उसके बाद देखा जाए तो रविन्द्रनाथ को इन्हें अति यथार्थवादी कलाकार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इनकी ही चित्र में सबसे पहले अति यथार्थवादिता दिखाई दी है, क्योंकि जब ये चित्र बनाते थे, ये जो है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग नहीं बनाते थे, ये यथार्थ चित्र बनाते थे। जैसे पक्षी का चित्र, प्राचीन कानाकोसी, मावा बच्चे का जो भी चित्र इन्होंने बनाया है,
चित्र को हूबहू बनाया है, जैसे कि माँ बच्चा है उसका हूबहू चित्रण किया है। और उसके बाद देखा जाए तो इनके चित्रों में यथार्थवादी परंपरावादी शैली का सम्मिश्रण दिखाई देता है। इसी वजह से इन्होंने खुद अपने इस शैली को समन्वयात्मक शैली का नाम दिया है। और उसके बाद देखा जाए तो आगे चलकर रविन्द्रनाथ टैगोर शुरू में क्या किए थे, काली स्याही का प्रयोग किए थे चित्रों को बनाने में, लेकिन बाद में चलकर ये विभिन्न प्रकार के रंगों का भी इस्तेमाल किए हैं। जैसे कि उन रंगों की बात किया जाए, उनमें आते हैं जल रंग, टेम्परा रंग, टाइल रंग, क्रेयॉन आदि का भी इन्होंने अपने कला जीवन में प्रयोग किया है चित्रों को बनाने में। और इन्हें जब भी अगर ये सब की उपलब्धता नहीं होती थी, जब उनके पास ये सारे कलर नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, जो फूल होता था फूल के रसों को के द्वारा भी कलरिंग किया करते थे, चित्रों को कलरिंग किया करते थे, यानी कलर भरते थे। और प्रभावित की बात करें तो ये यूरोपीय कलाकार कालिकी से प्रभावित थे। पूछा जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर किससे प्रभावित थे, तो ये यूरोपीय कलाकार। अच्छा, सभी लोगों को पूरा वीडियो नहीं दिख रहा है? यस लिखिए कितने लोगों को नहीं दिख रहा है, फिर से स्टार्ट किया जाएगा। नहीं दिख रहा होगा मैसेज कीजिए कितने लोगों को पूरा वीडियो नहीं दिख रहा है, मैसेज से बताएंगे, कोई बात नहीं करेगा। दिख रहा है, आप लोग अपने यहाँ देखिए दिख रहा है पूरा वीडियो, दिख रहा है, ठीक है। जिसके यहाँ नहीं दिख रहा है वो अपना देखेंगे कहाँ से दिक्कत है। और देखा जाए तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने अपने चित्रों में नारी को प्रधान रखा है। नारी विषय पर आधारित इन्होंने चित्रों का निर्माण किया है। और आज से पूछा जाए कि अति यथार्थवाद का प्रथम संकेत किसके चित्रों में दिखाई देता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में अति यथार्थवाद का संकेत दिखाई देता है। और इनके चित्रों में प्रारंभिक कृतियों में अभ्यंजनावाद का प्रभाव इनके चित्रों में दिखाई देता है। अब हम कुछ चीजों की इस बात नहीं करेंगे आप लोग। मैम बीच में पहले दिखाई दे रही थी हमें पूरी, और अब सिंपी वर्मा दिखाई दे रही है सिर्फ। बात नहीं, आप लोग मैसेज करके बताएंगे, बात नहीं करेंगे। आप लोग अपने यहाँ से सही किया कीजिए, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं, बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो मैं डाइवर्ट खुद हो जाऊंगी आप लोगों की वजह से। स्थापना की बात करते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला को आगे बढ़ाने के लिए विचित्रा क्लब की स्थापना किए थे। यह जो स्थापना इन्होंने किया था विचित्रा क्लब की सन 1915 ईस्वी में विचित्रा क्लब की स्थापना किए थे। तो आज से पूछा जाए कि विचित्रा क्लब की स्थापना किसने किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने विचित्रा क्लब की स्थापना किया था। और पूछे कि विचित्रा क्लब की स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो विचित्रा क्लब की स्थापना सन 1915 में हुई थी। और उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किए थे, कला को आगे ले जाने के लिए। तो कला भवन की जो स्थापना किए थे, इसकी स्थापना उन्होंने 1919 ईस्वी में किया था। और कला भवन के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे नंदलाल बसु को इन्होंने कला भवन का अधीक्षक नियुक्त किया था। और इन्होंने रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में ललित कला संकाय की स्थापना किया था। ये ललित कला संकाय की जो स्थापना किए थे सन 1921 ईस्वी में इन्होंने रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में ललित कला संकाय की स्थापना किया था। या पूछा जाए रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, तो आप क्या बताएंगे, सन 1921 ईस्वी। अब देखिए प्रदर्शनियों की अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनियां कहाँ कहाँ पर किया है। ठीक है, तो हम आप लोगों का मैसेज मैं देख रही हूँ, आप लोग अपना अपना देख लीजिए, किसी का अगर मिस्टेक हो रहा है। मेरे यहाँ से सबका सही है, अपना अपना पिन को देखिए कहाँ पे दिक्कत हो रही है।
प्रदर्शनियों की बात करते हैं कि इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रदर्शनियां कब कब लगाए थे और कहाँ पर लगाए थे। तो इन्होंने 3 जगहों पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया था। पेरिस में भी इन्होंने प्रदर्शनी लगाए थे अपने चित्रों की। तो पेरिस में इन्होंने सन 1930 में अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाया था। उसके बाद कलकत्ता में इनके चित्रों की प्रदर्शनी हुई सन 1932 में, और उसके बाद मुंबई में इनके चित्रों की प्रदर्शनी हुई सन 1937 ईस्वी में। आगे अगर हम बात करें यूनेस्को द्वारा आयोजित सन 1946 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में रविन्द्रनाथ द्वारा बनाए गए 4 चित्रों को प्रदर्शित किया गया था। अब हम बात करते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ पर भ्रमण किए थे। तो ये सबसे पहले यूरोप गए थे। इन्हें यूरोप जाने का मौका मिला। यूरोप में ये पेरिस गए थे, वहीं से इन्हें जो है पेरिस में प्रदर्शनी करने की प्रेरणा मिली। तो उसके बाद इन्होंने पेरिस में वहां पर सन 1930 ईस्वी में अपने चित्रों की प्रदर्शनी को लगाया। और उसकी बात करते हैं कि यूरोप के बाद ये जापान गए और उसके बाद चीन भी गए। तो जापान और चीन के वहां के टेक्निक को इन्होंने सीखा। काली रंग की स्याही के द्वारा बना कैसे चित्रों का निर्माण किया जाता है, वहां पर काफी दिनों तक रहकर इन्होंने वहां की टेक्निक को अपने चित्रों में अपनाया। अब हम पुस्तक की बात करते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन यहाँ पे हम महत्वपूर्ण 2 पुस्तकों की बात करते हैं जो हमारे कला में पूछा जाता है। पूछा जाता है कि गीतांजलि पुस्तक की रचना किसने किया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक की रचना किया था। इसी गीतांजलि पुस्तक पर उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया सन 1913 ईस्वी में। और इनकी एक और पुस्तक है गीत वितान। गीत वितान की जो पुस्तक है यह गीतों से संबंधित है, संगीत से संबंधित यह पुस्तक है। इसकी भी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और उसके बाद हम प्रमुख चित्रों की बात करें तो जैसे इन्होंने बहुत सारे चित्रों का निर्माण किया है, जैसे कि प्राचीन कानाकोसी, मावा बच्चा, प्रेतात्मा और हताश पुरुष, पिचासिन्या, पक्षी युगल, कूदता हुआ हिरण, मशीन मैन। तो इन सारे चित्रों का कच्चे सफेद धागे, तो इन सारे चित्रों का निर्माण किसने किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। तो इतने से समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन आना ही आना है। अब मैं लिखवा रही हूँ, आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग क्या डाले हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर के हम जन्म की बात कर रहे हैं। तो इनका जन्म हुआ है 1861 ईस्वी में। पूछा जाए कहाँ पे हुआ है तो जोड़ा साको में हुआ है। जोड़ा साको कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में पड़ता है, ठीक है। जोड़ा साको कलकत्ता में इनका जन्म हुआ है। और इनके जीवन में जो चित्रकला की शुरुआत हुई है, अपने उम्र के 67 साल में चित्रकला बनाना प्रारंभ किया। अपने उम्र के 67 साल में चित्रकला बनाना इन्होंने प्रारंभ किया था। और महत्वपूर्ण उपाधि की बात करें, उपाधियां इन्हें क्या क्या दी गई, तो इन्हें क्या कहा गया? प्रथम आधुनिक भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय चित्रकार। इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय चित्रकार। आधुनिक भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय
प्रथम भारत का अंतरराष्ट्रीय चित्रकार कहा जाता है और प्रथम रचनात्मक चित्रकार कहा जाता है। प्रथम भारत का रचनात्मक चित्रकार प्रथम भारत का रचनात्मक चित्रकार भी नहीं कहा जाता है, बाल कलाकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल कलाकार, क्योंकि ये इनकी जो कला थी एक बच्चों के जैसा चित्र बनाते थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता था? बाल कलाकार कहा जाता है। तो बाल कलाकार इन्हें किसने कहा है? आनंद कुमार स्वामी ने इनके चित्रों को देख कर इन्हें बाल कलाकार कहा है। नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, इन्हें नाइटहुड की उपाधि कब दिया गया? सन 1915 ईस्वी में इन्हें नाइटहुड की उपाधि दिया गया। लेकिन जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, उसी टाइम इन्होंने जलियांवाला बाग के हत्याकांड से को देखकर बहुत इन्हें दुख हुआ, तब इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को सन 1919 ईस्वी में त्याग दिया था। लिख लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे प्रयोग। हेडिंग क्या डालेंगे? प्रयोग। देखिए यहाँ पे जो मैं लिखा रही हूँ, हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अब आप लिखेंगे, और देखिए उन्हें एक और पुरस्कार दिया गया था, वहां वहीं पर ऐड कर सकते हैं, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वहीं पर ऐड कर लीजिए। 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, गीतांजलि पुस्तक पर, उसे आगे हम लिखाएंगे। तो यहाँ पे आप हेडिंग क्या डालेंगे? प्रयोग। उन्होंने अपने जीवन में कला को चित्र को बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया है, इस्तेमाल किया है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे काली स्याही से के पेन से रेखांकन करके चित्रों का सृजन। काली स्याही के पेन से रेखांकन करके चित्रों का सृजन। तो किसका सृजन किए? रेखांकन किए, कागज पर ही तो किए। तो आप कह सकते हैं कागज स्याही का प्रयोग किया है ये भी। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि किस आधुनिक चित्रकार ने, भारतीय आधुनिक चित्रकार ने अपने चित्रों में काली स्याही एवं कागज का प्रयोग किया है? तो अगर ऑप्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर रहेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर सही करेंगे आपको। अब उसके बाद हम बात करते हैं सन 1926 में अंगुलियों द्वारा स्याही लगाकर चित्रण। सन 1926 में अंगुलियों द्वारा स्याही लगाकर चित्रण। तो यानी ये जो सन 1926 ईस्वी में अंगुलियों द्वारा स्याही लगाकर चित्रण कार्य किए, तो इस समय इन्होंने बहुत सारे चित्रों का भी निर्माण किया है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि काल्पनिक पक्षी का चित्रण इन्होंने किससे किया है? तो काल्पनिक पक्षी का चित्रण इन्होंने स्याही के द्वारा ही इसका चित्रण किया। काल्पनिक पक्षी
और कई मानव विधियों का चित्रण इन्होंने स्याही के माध्यम से भी किया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, रिमार्क में आप लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिमार्क में लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मिक्स होने का डर रहता है। अगर उसको नोट में या इम्पोर्टेंट लगा कर लिख लिया जाए तो वो उस पर निगाहें बार बार पहुंचती हैं, तब आपको याद रहेगा नहीं इन्होंने किस किस चीज का प्रयोग अपने चित्रों में भी किया है, किन किन शैलियों का इस्तेमाल अपने चित्रों में किया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने यथार्थवादी व परंपरावादी, रविन्द्रनाथ टैगोर अपने चित्रों में यथार्थवादी और परंपरावादी चित्रकला को धारण करके अपनी शैली को समन्वयात्मक शैली कहा है। ठीक है, एक और लिखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर नारी विषय पर चित्रण कार्य किया है। नारी विषय पर भी चित्रण कार्य किया है। ठीक है, देख लीजिए। आगे पॉइंट बना के लिखेंगे, रविन्द्रनाथ के चित्रों पर नाटकीयता का प्रभाव दिखाई पड़ता है। रविन्द्रनाथ के चित्रों पर नाटकीयता का प्रभाव दिखाई पड़ता है।
ठीक है, यानी इन्होंने जो चित्र का निर्माण किया है, इनका चित्र देखकर ऐसा लगता है नाटकीय चित्र इन्होंने बनाया है। अब आगे लिखेंगे, अति यथार्थवाद का प्रथम संकेत रविन्द्रनाथ के चित्रों में दिखाई देता है। अति यथार्थवाद का प्रथम संकेत रविन्द्रनाथ के चित्रों में दिखाई देता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट कि रविन्द्रनाथ की के प्रारंभिक कृतियों में रविन्द्रनाथ की प्रारंभिक कृतियों में अभिव्यंजनावाद की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं किससे प्रभावित थे। प्रभावित यानी ये रविन्द्रनाथ टैगोर यूरोपीय कलाकार पालकी से प्रभावित थे। पालकी जो थे यह अभ्यंजनावाद से संबंधित कलाकार थे, और मेन जो कलाकार थे अभ्यंजनावाद से संबंधित एडवर्ड मुंक थे। एडवर्ड मुंक या मुंच के नाम से जाना जाता है। और लेकिन देखा जाए तो यह पालकी भी अभ्यंजनावादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इन्हीं से ही रविन्द्रनाथ टैगोर प्रभावित थे। तो यहाँ पे प्रभावित आप लिखेंगे। आपसे पूछा जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर किस यूरोपीय कलाकार से प्रभावित थे, तो आप क्या बताएंगे? पालकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पालकी के चित्रों से या पालकी से? अब आगे बढ़ते हैं। स्थापना, हेडिंग क्या डालेंगे आप? स्थापना। यहीं पर डाल देती हूँ मैं हेडिंग, आप नीचे अपना क्रम से लिखते चलेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे आप? स्थापना। इन्होंने किसकी स्थापना किया था? विचित्रा क्लर्क की। विचित्रा क्लर्क। तो विचित्रा क्लर्क की स्थापना कब किए थे? सन 1915 ईस्वी में। यह क्वेश्चन आपके टीजीटी में पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन टीजीटी में आ चुका है, यह भी आ चुका है, यह भी आ चुका है। रविन्द्रनाथ टैगोर आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो विचित्रा क्लर्क की स्थापना कब हुई थी? सन 1915 ईस्वी में। पूछा जाए किसने स्थापना किया था, तो आप क्या बताएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना। शांति निकेतन में, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना। तो शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आप लोग कहीं पर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पे जितना मैं बता रही हूँ। अब आगे आप लिखेंगे रविंद्र भारती विश्व भारती विश्वविद्यालय ललित कला संकाय की स्थापना।
विश्व भारती विश्वविद्यालय, भारती रहेगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय, ललित कला संकाय की स्थापना, उन्नीस सौ 21 ईस्वी, यानी 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना इन्होंने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हेडिंग डालेंगे प्रदर्शनी, हेडिंग क्या डालेंगे? प्रदर्शनी। इन्होंने कब प्रदर्शनी लगाई है, कहां पर लगाई है? पहली, दूसरी, तीसरी प्रदर्शनी। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सन टीजीटी 2011 में पूछा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रथम प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया था, या प्रथम प्रदर्शनी कहां पर लगाए थे? तो पेरिस में। ये चीज आप याद रखिएगा। प्रदर्शनी, प्रथम प्रदर्शनी, ठीक है। पेरिस, पेरिस 1930। पेरिस में कहां पर लगाए थे आप ये भी लिख लीजिए। पिगाल आर्ट गैलरी, कहां पर लगाए थे? पिगाल आर्ट गैलरी में लगाए थे। कब लगाए थे? 1930 ईस्वी में। दूसरी प्रदर्शनी कहां पर लगी थी? कलकत्ता, कलकत्ता में लगी थी। कब लगी थी? 1932 ईस्वी में। तीसरी प्रदर्शनी कहां लगी थी? मुंबई, मुंबई में कब लगाए थे? 1933 ईस्वी, ठीक है। और इसको याद करने के लिए आप सिर्फ तीनों को याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ट्रिक से याद कर सकते हैं, दिमाग में ना बैठे, सिर्फ याद रखा करिए पक्का बात। यानी पेरिस, कलकत्ता, बॉम्बे, ठीक है। अब देखिए इन्होंने ये भ्रमण कहाँ पे किए थे? भ्रमण, भ्रमण किए थे यूरोप, चीन, जापान, ठीक। यूरोप, चीन, जापान, यहाँ पर ये भ्रमण किए थे। पुस्तक, हेडिंग डालेंगे पुस्तक। पुस्तक कौन सी है? गीतांजलि। इस पर इन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसी पुस्तक में। ठीक है। दूसरी है महत्वपूर्ण, गीत वितान। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक गीत वितान है, इसका चित्रण नंदलाल बसु ने किया था, ठीक है। दूसरी पुस्तक कौन सी है? गीत वितान। प्रमुख चित्र,
हेडिंग डालेंगे आप प्रमुख चित्र। प्रमुख चित्र में अगर जिसको ट्रिक से याद करना है वह ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है। कान का मशीन कूदा पर हताश हुआ सफेद आत्मा, न याद रख सकते हैं। कान का मशीन कूदा यानी किसी के कान में दर्द हो रहा है, उसके कान के अंदर की मशीन कूदी। कान का मशीन कूदा पर हताश हुआ सफेद आत्मा। ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। कान से क्या हो जाएगा? काल्पनिक पक्षी। कानाफूसी भी याद रख सकते हैं। कान से क्या हो गया? कानाफूसी, या इसे कह सकते हैं, इसका पूरा चित्र का शीर्षक है प्राचीन कानाफूसी। का से हो गया काल्पनिक पक्षी। काल्पनिक पक्षी। मशीन से क्या हो गया? मशीन मैन। मशीन मैन। और माँ से हो जाएगा माँ व बच्चा। माँ व बच्चा और मशीन मैन। ठीक है, माँ व बच्चा। तो ये भी याद रखेंगे क्योंकि माँ बच्चा बहुत सारे लोगों ने निर्माण किया है। कूदता से क्या हो जाएगा? कूदता हुआ हिरण। कूदता हुआ हिरण। कूदता हुआ हिरण हो जाएगा प्रेत आत्मा। प्रेत आत्मा। 50 आकृतियां। पर से हो जाएगा प्रेत आत्मा 50 आकृतियां। ठीक है। हताश से हो जाएगा हताश पुरुष। हताश से क्या हो जाएगा? हताश पुरुष। सफेद धागे। सफेद धागे। लिख लीजिए आप लोग। इतने सारे चित्रों का निर्माण। और एक याद रखिएगा, आगे भी मैं बता चुकी हूँ कि इन्होंने नारी आकृति का निर्माण किया है, नारी चित्र का भी निर्माण किया है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये सारे चित्र हो गए। और पक्षी का भी मैं बता चुकी हूँ। हाँ, पक्षी। पक्षी काल्पनिक पक्षी या युगल पक्षी भी कह सकते हैं, इसका चित्रण इन्होंने किया है। काल्पनिक पक्षी या युगल पक्षी कह सकते हैं, इसका भी चित्रण इन्होंने किया है। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये सारे चित्र थे इनके।
अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग आसिफ कुमार हकदार, इसको कल पढ़ाया जाएगा। आसिफ कुमार हकदार को कल पढ़ाएंगे। देखिए इसमें सारे चित्र को आप कौन सा चित्र याद रखे, कौन सा चित्र ना याद रखे, सारे चित्र आपको याद करने हैं। सारे चित्रों को आप याद रखिए। ट्रिक लिखवा दी हूँ, ट्रिक से याद रखेंगे, सब याद हो जाएगा। कान का मशीन कूदा पर हताश हुआ सफेद आत्मा, याद रखिए। ठीक है। और नारी आकृति को याद रखिएगा, क्योंकि जो इनका चित्र है नारी का चित्र, आप लेमार्क में लिख भी सकते हैं। नारी का जो चित्र है इसको डाक टिकट, भारत सरकार द्वारा डाक टिकट पर जारी किया गया है। आप जो रविन्द्रनाथ का नारी आकृति है या नारी का चित्र है, इसे जो है डाक टिकट पर जारी किया गया है। नारी आकृति याद रखिएगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट आप सभी लोगों को। सारा इम्पोर्टेंट है।